चलो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो सॉल्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि कितने टाइप के सॉल्ट होंगे। ऐसे सॉल्ट होता क्या है? नमक है ना, वही नमक, एसिड प्लस बेस से बना हुआ नमक। तो ये क्या आपने नमक खाया है? क्या आपके टेबल पे सॉल्ट है? ठीक है, टेबल सॉल्ट। ठीक है, सो दिस सॉल्ट आर ऑफ 4 टाइप्स। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट, थर्ड वन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, एंड द फोर्थ वन वीक एसिड एंड वीक बेस वाला सॉल्ट। ठीक है, इसमें से पहले इसका पीएच 7 होगा, दूसरे का पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेस देन इसका मोर देन 7 होगा, और इसका दैट डिपेंड ऑन के और के बी। ठीक है, के के बी पे दोनों पे डिपेंड करता है, बट फिर भी इसका पीएच जो है वो नियर टू 7 रहता है। 6.5 से लेकर 7.5 के रेंज में इसका खेलता रहता है। के और के भी इक्वल रहा तो इसका पीएच भी 7 होता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल बन सकते हैं क्या इस एसिड के? एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl NaOH, HCl HCl और NaOH, तो मिलके बन जाएगा NaCl KCl MgCl2। दैट नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्ट। उसका पीएच 7 है। अच्छा, इनमें से कोई वीक कंपोनेंट है क्या दोनों में? नहीं है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट और वीक कंपोनेंट की रिएक्शन में क्या होता है इसको समझो। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको समझे ना, HCl को, HCl जब डिसोसिएट होता है तो इसकी रिएक्शन ऐसी है, H पॉजिटिव Cl इतना फास्ट जाता है, उसके बाद में रिटर्न ये वापस नहीं आएगा। तो ये एक बार डिसोसिएट हो गया इसमें, तो रिटर्न जाना इसके लिए इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाती है। ठीक है, बट वीक एसिड वाली ये अपना वही एग्जाम, संडे का एग्जाम, कि अब एग्जाम देने जाए या फिर ना जाए, आगे जा रहे पीछे आ रहे हैं, तो ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये रिवर्स हो सकता है। बट ये एक बार हिमालय में उसका क्लास चल रहा है, वहां से एक बार उसको क्लास को छुट्टी हो गई, अब उसके बाद में रिटर्न वापस जाना ही नहीं उसको, ये उसका घर है, रिटर्न जाना है ही नहीं उसको क्लास में। ठीक है ना, तो क्या समझ में आया कि किसकी रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, वीक कंपोनेंट की कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कभी रिवर्स नहीं आता। कौन सा कंपोनेंट रिएक्शन रिवर्स करता है? वीक। इतना क्लियर है? अब इसमें से कौन सा कंपोनेंट होगा जो रिवर्स आएगा? ना स्ट्रॉन्ग एसिड रिवर्स आ सकता है, ना स्ट्रॉन्ग बेस वाला कंपोनेंट, ना Na पॉजिटिव रिटर्न आ सकता है, ना ही Cl नेगेटिव, क्योंकि दोनों भी यहां पर जाके हाईली स्टेबल है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, साथ में समझ लेते हैं हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट में का दोनों कंपोनेंट या फिर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट वाटर से रिएक्ट कर जाना, हाइड्रोलिसिस उसका हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या ये दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट रिवर्स आना चाहता है? नहीं। इसका मीनिंग है ये दोनों भी इधर स्टेबल है, वाटर से कोई भी रिएक्ट करना नहीं चाहता। तो इन दोनों में से कोई भी कंपोनेंट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। दूसरे लैंग्वेज बोला जाए तो इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या था कि दोनों में से कोई एक सॉल्ट क्या करे, रिएक्ट विथ, यस रिवर्स आ जाए, मींस टू रिएक्ट विथ वाटर के साथ रिएक्ट करे। बट इसके केस में दोनों भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है और दोनों भी रिवर्स नहीं आना चाह रहे हैं। दूसरे लैंग्वेज में इसमें कोई भी सॉल्ट का, इस सॉल्ट में से इस सॉल्ट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो हाइड्रोलिसिस में जाएगा, मींस हियर नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इस सॉल्ट का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ऐसे कितने भी सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, करके उसका पीएच एग्जैक्टली 7 रहता है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट। बट यहां पे आ जाओ, अभी पहले इसका एक एग्जांपल बता दो मुझे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, एक
NH4Cl, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH वीक बेस, तो ये मिलकर बन जाएगा इसका एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इसमें से कौन सा कंपोनेंट वीक है? NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव कंपोनेंट वीक है कि नेगेटिव कंपोनेंट वीक है? तो रिवर्स कौन जाना चाहेगा? होता क्या है ये NH4, देखो इसकी रिएक्शन, अब NH4 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट हो जाता है, बन जाता है NH4OH प्लस, तो ये कंपोनेंट वाटर से रिएक्ट हो गया। तो हाइड्रोलिसिस में कौन सा कंपोनेंट गया इसमें से? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? कटायन कि अनायन? तो इसमें कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस में गया है? कटायन कि अनायन? एंड देयरफॉर ऐसे इसको बोलते हैं, इसमें हुआ है कटायनिक हाइड्रोलिसिस, कटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ है, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, अब यहां पे इसका कोई एग्जांपल बता दो। एक वीक एसिड, एसिडिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस Na का कंपोनेंट, इसमें से कौन सा कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस में जाएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? यानी कौन से का हाइड्रोलिसिस? एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अपने क्वेश्चन करता है वो। यस, अब इधर आ जाओ, अब इसमें आ जाओ, एक वीक एसिड वीक बेस, इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो हाइड्रोलिसिस में जा सकता है? दोनों भी जा सकते हैं। इसका कोई एग्जांपल? CH3CO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी कंपोनेंट वीक है, पॉजिटिव कंपोनेंट भी वीक है, देयरफॉर दिस इज अनायनिक एज वेल एज कटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये अनायनिक भी है और कटायनिक भी है हाइड्रोलिसिस में, इसके दोनों कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस में जा रहे हैं। यस, ठीक है ना। अब हमें इसके चलना है पीएच को लेकर पॉइंट में। तो क्या बोला, इसका पीएच कितना है एग्जैक्ट? 7 है, ठीक है। इसका पीएच एग्जैक्टली 7 है, तो हमें इसके पीएच पे कुछ नहीं कमेंट करना है। इसका पीएच बट 7 से कम है, लेस देन 7 है। 7 माइनस, 7 से माइनस क्यों है? इसमें से कौन सा कंपोनेंट वीक है? कौन सा कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस में जा रहा है? तो अपने पास एक होता है K और एक होता है Kb। तो इसमें बेस का क्या होता है? K Kb। यस, तो 7 से कितना कम है? तो हाफ ऑफ। अब यहाँ पे वीक कंपोनेंट क्या है? एसिड वाला है तो pKa आ जाएगा, बेस वाला है तो pKb आ जाएगा। तो बता दो कौन आएगा? pKb आ जाएगा, ठीक है, प्लस log C। अब ये pKb हमें दिया रहता है, इसका Kb गिवन रहता है, उससे pKb निकल जाएगा। और ये क्या है? किसका कंसंट्रेशन? ये होता है एक्चुअली उसी का, इसका कंसंट्रेशन, इस नॉट सॉल्ट, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं है, इट्स कंसंट्रेशन ऑफ ये NH4। NH4 क्या होगा? ये अगर एक अमोनिया एक बेस है तो NH4 क्या होगा? NH4 उसका एक कंजुगेट एसिड होगा। ये बेस है तो कंजुगेट एसिड होगा H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद। ओके, अब अगर इसका पीएच ऐसा होगा तो माय सिंपल क्वेश्चन, इसका पीएच क्या होगा? पहले तो 7, इसका वीक एसिड वीक बेस, उसका 7 प्लस होगा नो डाउट हाफ pKa। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड हाइड्रोलिसिस में जा रहा है वो यस वीक एसिड प्लस log टू द बेस 10 C। अगेन यहाँ पे C क्या होगा वो उतना समझ जाना है, ठीक है ना। यस, तो ये सॉल्ट बन रहे हैं तो हमें ये फॉर्मूलाज लगाना है। एंड फाइनली आ जाओ वीक एसिड वीक बेस पे। तो वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड वीक बेस में इसका पीएच क्या होता है? 7 प्लस
pKa माइनस pKb। अब ये तो क्लियर है कि 7 से कितना ज्यादा और कितना कम, दैट ऑल डिपेंड ऑन pKm और pKb। बट कंफ्यूजन ये होता है कि पहले pKa है कि पहले pKb है। तो पहले क्या है, pKa माइनस, कैसा क्लियर करेंगे कंफ्यूजन? हम जब भी कभी हम लोग लिखते हैं एसिड लिखते पहले, फिर बाद में बेस लिखते हैं, एसिड बेस केमिस्ट्री में। और अल्फाबेट्स में पहले ए आता है बाद में बी आता है, एसिड बेस तो पहले pKa देन pKb। क्योंकि जब हम लोग इतने सारे फॉर्मूला एक साथ लेंगे ना तो आपको बड़ा कंफ्यूजन इसमें होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर ये है हाइड्रोलिसिस के पॉइंट्स। हाइड्रोलिसिस में चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके क्वेश्चन बनाने होंगे, बट इसके क्वेश्चन बनाने से पहले हमें ये समझना है कि सॉल्यूशन क्या है। अगर सॉल्ट है तो हम लोग ये फॉर्मूलाज लगाएंगे, अगर वो सॉल्ट नहीं है तो फिर हमें कुछ और जाना पड़ेगा। तो उसी को मुझे पहले क्लियर करवाना है कि सॉल्ट बन रहा है या फिर कुछ और बन रहा है। अब उससे पहले कि वो कुछ क्या बन रहा है, हमें दो इफेक्ट समझ लेना है, एक है कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरा है ऑड आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है और ऑड आयन इफेक्ट से क्या होता है, उसको बनाने से पहले आप लोग एक बार ये बना दें। अच्छा, वो कौन सा सॉल्ट है जिसके कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंड ही नहीं है? ये हाफ आता है, राइट, नो डाउट। वो कौन सा सॉल्ट है जिसके कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंड ही नहीं करता उस सॉल्ट का? एक तो इसका और दूसरा इसका डिपेंड करता है, इसके डिपेंड करता है। बट वीक एसिड वीक बेस का पीएच उसके कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, दैट डिपेंड ओनली ऑन pKa एंड pKb। अगर कोई एसिड है, कोई एक सॉल्ट है जिसमें जो एसिड का कंपोनेंट है उसका उसने उसका Ka दिया है, और जो बेस है उसका उसने Kb दिया है, और कंसंट्रेशन भी दिया है सबका कि एसिड 0.1 मोलार है और बेस जो है 0.2 मोलार है। तो ऐसे केस में उसका पीएच कितना होगा? सॉल्ट जो है वो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ है, सॉल्ट है। वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट, कंसंट्रेशन पे उसका पीएच डिपेंड नहीं है, दैट्स ओनली डिपेंड ऑन, दोनों का Ka और Kb सेम है, तो pK और pKb भी सेम होगा। तो ये माइनस ये कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना 7 होता है। ऐसा होता है अमोनियम एसिडेट केस में, एसिडेट का Ka और अमोनियम का Kb सेम है, देयरफॉर अमोनियम एसिडेट का pH एग्जैक्टली 7 होता है, ठीक है। तो अभी हमें इसके क्वेश्चन तो बनाएंगे हम लोग, बट उससे पहले हमें कॉमन आयन इफेक्ट समझ लेना है। कॉमन आयन इफेक्ट, अब कॉमन आयन क्या होता है और ऑड आयन क्या होता है इसको समझते हैं। अच्छा, वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होता, कुछ वाटर ऐड करने पे, थोड़ा एसिड ऐड करने पे, बेस ऐड करने पे, दैट इज बफर। तो बफर का मेंटेनेंस कैसा होता है कि कैसा वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है, उसको समझना है। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड है, क्या एसिडिक एसिड 100% डिसोसिएट होता है? नहीं होता। तो एसिडिक एसिड ऐसा डिसोसिएट होता है, इनिशियली सपोज इसके 100 मॉलिक्यूल है, दैट टाइम ये 0 0, आफ्टर सम टाइम 100 माइनस 20, तो इधर कितना बनेगा? सपोज एक पर्टिकुलर कंडीशन पे 20% डिसोसिएट हो गया, जो कि बहुत ज्यादा हो गया है अपने वीक एसिड के कंपैरिजन में। तो यहां पर H पॉजिटिव का कितना कंसंट्रेशन है? 20, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये 20 जो बन रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि 20 पे ये अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है, ना इससे ज्यादा जाना चाह रहा है ना ही इससे कम, यानी 20 अगर रहेंगे तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेंगी, और 20 से कम भी नहीं चाहिएगा और ज्यादा भी नहीं चाहिए होगा। अब क्या करते हैं हम लोग उसमें, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया हूं, लाइक HCl। HCl कैसे डिसोसिएट होता है? H पॉजिटिव, इनिशियली इसके 10 थे, दैट टाइम ये आफ्टर सम टाइम
कितने हो गए? 10 हो गए। अब टोटल H पॉजिटिव इस मिक्सचर में कितने हो गए? पहले 20 थे और अब 10 आज हो गया, और टोटल कितने हो गए? 30 H पॉजिटिव। इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कितने H पॉजिटिव की नीड थी? ये इक्विलिब्रियम कम मेंटेन करता था 20 पे। 20 पे इसको स्टेबिलिटी फेल होती थी, ना उससे ज्यादा लेना है ना उससे कम लेना है, 20 बस। वो लालच नहीं करते अपने जैसे कि बस आने दो करके, या फिर कम हो गया तो भी नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम। उनको कितना चाहिए? 20। कितने हो चुके अपने? 30। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। अब ये अपने आप को चेंज करेगा, ऐसा कुछ करेगा कि रिटर्न जाकर ये 20 हो जाए। तो पहले ये एसिड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरे सोल्यूशन को आपने प्रॉब्लम कर दिया है, आप रिटर्न चल जाओ वापस। बट वो तो कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड तो बोलेगा मैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, मैं तो रिवर्स जाने वाला नहीं हूं। तो फिर अब रिवर्स जाना किसको पड़ेगा? कौन है जो रिवर्स जाना चाहता है? वीक कंपोनेंट। तो वीक कंपोनेंट रिवर्स जाएगा। अपने पास टोटल H पॉजिटिव कितने हो चुके हैं अभी? अपने को कितने करवाने? तो कितने मॉलिक्यूल है जो यहां से एसोसिएट होकर एसिडिक एसिड बनाएंगे, है ना? तो यहां पे होता क्या है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एसिडिक एसिड के CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव कंबाइन होके बना देते हैं CH3COOH। तो इसके 10 मॉलिक्यूल इसके 10 से कंबाइन होकर इसके 10 बना देते हैं, ठीक है। अब नाउ द न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश एंड नाउ टोटल H पॉजिटिव आफ्टर दिस वन, वो कितने हो गए? पहले 20 थे, फिर 30 हो गए थे। अब 30 में से कितने एसोसिएट हो गए हैं? 10। अब रिमेनिंग कितने रह गए अगेन? तो अपने स्टार्टिंग में H पॉजिटिव कितना था? अच्छा, pH किस पे डिपेंड है? pH। तो पहले सपोज इतना जितने H पॉजिटिव थे उसका pH X होगा। फिर अपन ने ऐड क्या किया? इसमें ऐसा क्या चीज है जो इसमें भी कॉमन है? यस, सो एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड नथिंग बट हमने कॉमन आयन ऐड कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि कॉमन आयन बढ़ गए, H पॉजिटिव इंक्रीज हो गए। बट एक रिएक्शन स्टेबिलिटी कहां पे होने वाली थी? तो ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में स्टेबल करेंगी, उसके लिए उसको रिवर्स जाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड रिवर्स जाने का नाम नहीं लेता, तो फिर कौन जाएगा रिवर्स? यस, अगर रिएक्शन आगे बढ़ती है उसको बोलते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीछे जा रही है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये रिएक्शन में अपने H पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए एसिडिक एसिड कहां गया है? एसिडिक एसिड एसोसिएट हुआ है कि डिसोसिएट हुआ है? एसिडिक एसिड डिसोसिएट हुआ था, बट बाद में फिर अगेन एसोसिएट हो गया है, ठीक है ना। तो अब फाइनली H पॉजिटिव कितने आ गए हैं? 20 पे जो pH था वो कितना था? तो अभी pH कितना होगा? तो pH चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो ये एक्चुअली कंडीशन मेंटेन होती है बफर में करके, उसका pH चेंज नहीं होता। अब यहां पे ये होने से क्या हुआ है? पहले एसिडिक एसिड कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा था? 20%। अब कितना परसेंट एसोसिएट हो गया अपन? यस, तो पहले 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए थे, अब उसमें से भी 10 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए। तो अब कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट ओनली? तो अब इसका कितना परसेंट डिसोसिएशन बोल सकते हैं? ओनली 10%। तो हमने एसिड में एसिड को ऐड किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया किसमें? वीक एसिड में। तो वीक एसिड में हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया। एसिड में एसिड ऐड करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का क्या हो जाता है? यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? यस, इंक्रीज का I, डिक्रीज का D। पहले कितना डिसोसिएट हो रहा था ये? 20, बट H पॉजिटिव बढ़ गया। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए एसिडिक एसिड कहां गया? फॉरवर्ड गया कि बैकवर्ड गया? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रहा है। तो एसिड में एसिड ऐड करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अपने को ऐड करनी है, ऐड, ठीक है। क्या है? एसिड में एसिड ऐड करने से
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है। ठीक है, कौन सा एसिड में कौन सा एसिड ऐड करने से? एक वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग ऐड करने पर किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है? वीक का। स्ट्रॉन्ग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यही आगे चल के सोलिबिलिटी में होता है। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट बोलेंगे इसको? यस, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। दूसरा होता है, ऐसा ही एक और होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑड आयन इफेक्ट। अब इसके बारे में समझाओ। तो अपने पास अगेन वही स्टोरी बनाते हैं। एसिडिक एसिड थे, वो डिसोसिएट हो रहे थे। कितने थे एसिडिक एसिड? 100। उसमें से कितने गए? 20। इक्विलिब्रियम पे कितना एच पॉजिटिव है? 20। इसको स्टेबिलिटी कब आती है? 20, 30, 40 या फिर 10? 20 पे आती है। बट अब मैंने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH कैसे डिसोसिएट होता है? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसके 10 ऐड कर दिया, दैट टाइम इज 0 0, आफ्टर सम टाइम इज 0 और ये 10 10। तो OH नेगेटिव कितने हो गए? 10। ये 10 OH नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे 10 H पॉजिटिव के साथ। ये 10 के साथ ये 10 हो गया, तो इधर पानी कितना बन गया? 10। अब रिमेनिंग H पॉजिटिव कितने हैं? पहले 20 थे, उसमें से 10 रिएक्ट हो गए, अब कितने रिमेनिंग हैं? 10 है। भैया इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश कब हो रहा था? 20 पर। यहाँ पे कितने हो गए? 10। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कौन करेगा? NaOH। भैया NaOH तो वापस चल जाओ, रिएक्ट मत करो, सुनने वाला नहीं है। सब कुछ एडजस्टमेंट किसको करनी पड़ेगी? वीक को क्या करना पड़ेगा फिर? डिसोसिएशन कि एसोसिएशन? उसको तो बढ़ाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? उसको डिसोसिएट होना पड़ेगा। वेरी गुड। कितने डिसोसिएट होंगे? कितने एसिडिक एसिड डिसोसिएट होंगे? तो 10 एसिडिक एसिड डिसोसिएट हो जाएंगे अगेन। पहले कितने डिसोसिएट हुए थे? 20 हुए थे, 100 में से 20 हुए थे। अब और 10 हो जाएंगे 100 में से, यानी 80 जो बचे थे ना, उसमें से और 10 हो गए हैं, तो 70 रिमेनिंग है। इधर 10-10 बन चुके हैं। तो पहले के 10 टोटल एच पॉजिटिव, पहले जो रिमेनिंग थे 10 एंड अभी और बन चुके हैं 10, नथिंग बट कितने हो गए? 20। अगेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो जो पीएच यहाँ पे था, अगेन पीएच वही हो गया। बट थोड़ी देर के लिए भी क्यों ना हो, पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? यहाँ पर बेस ऐड कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा के लिए अगेन नॉर्मल हो जाएगा। बट थोड़ी देर के लिए पीएच क्या होगा? एच पॉजिटिव कम हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पीएच बढ़ेगा, फिर उसके बाद में सडनली अगेन अपने फाइनल नॉर्मल पीएच पे आ जाएगा। तो इसको क्या इफेक्ट बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इसमें अपन ने ऑड आयन क्यों बोला है? क्योंकि एसिडिक एसिड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने इसमें ऐड किया है, ऑड आयन ऐड किया OH। अब इसका भी बना दो ऐड। किसके ऐड बनाओ? क्या बन रही है? किसमें क्या किया? बेस में। बेस इज एडेड इन एस एडिशन ऑफ बेस इन वीक एसिड, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। ठीक है, उधर क्या था? एसिड में एसिड ऐड करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज, वहां पे था ऐड, यहां पे क्या है? यस, यहां पे एक बहुत बड़ी ऐड है। तो अल्फा क्या होता है? अच्छा, यहां पे पहले कितने एच पॉजिटिव, कितना एसिडिक एसिड डिसॉल्व हो गए थे? 20। फिर और 10 हो गए, यानी कितना हो गया? कितने एसिडिक एसिड डिसोसिएट नहीं हुए अभी भी? 17। ठीक है ना। इसको दूसरे टर्म में, सोलिबिलिटी के टर्म में लो। पहले 80 हुए थे, अब कितने हो? अब पहले 80 थे, 20 डिसोसिएट हुए थे, अब 30 हो गए। तो इसी को बोलते हैं सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाना, सोलिबिलिटी बढ़ जाना,
यानी कॉमन आयन से सोलिबिलिटी बढ़ती है, ऑड आयन से सोलिबिलिटी कम होती है। इसको हम लोग सोलिबिलिटी में देखेंगे, बट अभी हमें क्या समझना है कि कॉमन आयन अल्फा पे क्या इफेक्ट करता है और ऑड आयन अल्फा पे क्या इफेक्ट करता है, समझा दो। कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट किसका, वीक का कि स्ट्रॉन्ग का, वीक का, स्ट्रॉन्ग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक का क्या होता है, कब, एसिड में एसिड ऐड करने पे कम। एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में सॉरी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड में ऐड किया तो क्या होगा, तो बढ़ेगा। अब ये दो कंसेप्ट बने अपने, क्या कंसेप्ट था वो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक एसिड में ऐड किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है, ठीक है, अल्फा डिक्रीज होता है। और दूसरी क्या बनी ऐड, बेस को ऐड किया किसमें, वीक एसिड में, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। अब ये तो दो बन गए, अब और दो बनाने हैं ना, अब कब किसमें, अब इसके अपोजिट कर दो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। हाँ, पहले एक वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बाद में वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको बोलेंगे कॉमन आयन, इसको बोलेंगे ऑड आयन। बताओ क्या बन रहा है टर्म, एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है, एक बेस जो है, हाँ, एक वीक बेस में ऐड कर दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या हो गया, कॉमन आयन। कॉमन आयन तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, थोड़ा बड़बड़ कम करते जाओ, है ना, बड़बड़। और अब गड़बड़ नहीं करना, और बताओ एक यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है, ये कॉमन आयन बन गया दोनों। अब ऑड आयन वाले बनाओ। अब क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस में ऐड कर दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, ठीक है, तो अल्फा बढ़ जाएगा। सो दिस इज, ये दोनों जो थे कॉमन आयन और ये दोनों ऑड आयन। अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा। ऑब्वियसली थोड़ा सा गड़बड़ होगा इसमें, कंफ्यूजन होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये दोनों को समझ लिया तो ये दोनों फिर उसी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको अपने पास बनाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉमन आयन एंड ऑड आयन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं जो आपको समझना है। ओके, लास्ट के दो छोड़ दो, पहले दो याद कर लो। पहले दो ही अच्छे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ही अपने को दूसरे दो बनाने हैं। पहले में एसिड ऐड करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। हाँ, ऑब्वियसली ये वीक एसिड जो है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे हम, तो हम है भैया। पीछे किसको जाना पड़ेगा, आपको ही जाना पड़ेगा। चलो 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 पीछे चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम करो। वैसे ही बेस में एक स्ट्रॉन्ग बेस में एक वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। अब अगेन पीछे कौन जाएगा, यस, ये बोलेगा चलो पीछे चलो। तो ये एसिड में एसिड करने पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है, बेस में बेस ऐड करने पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। एंड उसके अपोजिट, एक वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा।
एक वीक एसिड में, वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो इन दोनों में कम होगा, इन दोनों में बढ़ेगा, ठीक है, ओके। बट हम लोग ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं बफर के लिए। बफर सॉल्यूशन किसको बोला था? बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपना पीएच एक थोड़े लेवल तक मेंटेन करता है। ये बोलना भी इंपॉर्टेंट है ना? नहीं तो आपको अगर ये माइंड में रहे कि बफर अपना पीएच ऑलवेज मेंटेन करता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बफर की कैपेसिटी क्या है, तो आप लोग फिर समझ नहीं पाते। तो बफर अपना एक पर्टिकुलर रेंज तक अपना पीएच मेंटेन करता है, उसके बाद में पीएच मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बफर को क्लासिफाई कर लेते हैं। आज मैं ओनली क्लासिफाई करूंगा, इसका टू बी कंटिन्यू कल करेंगे। बफर एंड सोल्युबिलिटी एंड सारे क्वेश्चंस, बढ़िया मजा आती है इसमें, ओके। तो पहला पॉइंट ये है कि बफर जो होता है ये एक सिंपल सा एक डायरेक्ट बफर, तो दूसरा इनडायरेक्ट बफर, एक उससे पहले और एक क्लासिफाई किया जा सकता है, एक सिंपल बफर, तो दूसरा मिक्स्ड बफर, ठीक है ना। ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल बफर ये ऐसा बफर है कि जिसमें और किसी को मिक्स नहीं किया, बस ये एक वीक एसिड और एक वीक बेस का सॉल्ट है। इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ऐसा जो भी सॉल्यूशन है जो वीक एसिड और वीक बेस है वो क्या है? बफर है। वो अपना पीएच को मेंटेन करेगा। पीएच क्या है उसका? पीएच का फॉर्मूला क्या है उसका? 7 प्लस हाफ ऑफ 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। अब देखो कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर दो, उसके पीएच पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं। अपना पीएच उसने क्या करके रखा है? मेंटेन करके रखा है, तो हो गया ना बफर ये भी, ठीक है। तो एक वीक एसिड एक वीक बेस का सॉल्ट, ये भी क्या होता है? बफर होता है। और दूसरा है मिक्स, ठीक है ना। मिक्स में अब अपने पास ऑप्शंस है। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट बफर या फिर कौन सा? इनडायरेक्ट बफर। यानी अच्छा, क्लास में कभी कोई स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता था, समझो ऑलवेज नेगेटिव मार्क्स, ऐसा होना वैसा ना, होमवर्क नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, मार्क्स भी नहीं आना, ऐसे टीचर को, ऐसे स्टूडेंट को टीचर क्या बोलते थे आपके स्कूल में? मैम वगैरह, ठीक है, बोला करते होंगे, है ना। तो यहां पर भी एक सॉल्यूशन है, वो डायरेक्ट देखते समझ में आ जाता है कि एक सिंपल सॉल्यूशन है तो बफर है, या फिर क्या है? मिक्स है। मिक्स में डायरेक्ट दिखता है, अरे ये तो बफर है, बफर है, ठीक है। बट कभी कभी दिखता नहीं है, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद समझ में आता, अच्छा यार ये भी बफर था, अच्छा ठीक है। अब वो कैसे आता है समझ में, इसको देखना है। तो पहले डायरेक्ट बफर, डायरेक्ट बफर के दो एग्जांपल हैं, कौन से? एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर का कंडीशन क्या है वो बता ले देंगे। इसमें अपने पास रहेगा एक वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और बेसिक बफर में क्या कंडीशन रहेंगी बताओ? एसिडिक में वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे इसका पीएच क्या रहेगा? मोर देन 7 लेस देन 7। सॉल्यूशन कौन सा है? एसिडिक है तो इट्स लेस देन 7 होना चाहिए। अब आ जाओ बेसिक बफर के लिए, बताओ बेसिक बफर में क्या होगा? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका पीएच मोर देन 7। तो पहले इसके एग्जांपल, एक वीक एसिड ले लो,
CH3COH प्लस उसका सॉल्ट ले लो, CH3COO नेगेटिव, और उस H को रिप्लेस करके कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लगाने के लिए पॉजिटिव पार्ट लगा दो। ग्रुप 1 के ग्रुप 2 के लगाओगे तो पॉजिटिव बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो यहाँ पे Na लगा दो, क्या Na बन गया? एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट। और बताओ कोई एग्जांपल, इसका भाई ले लो, क्या है? फॉर्मिक एसिड प्लस यहाँ पे के ले लो, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम फॉर्मेट। और कोई बताओ एग्जांपल? KOH, KOH का क्या आया? और ये वीक एसिड, पोटेशियम फॉर्मेट, सोडियम एसिडेट। और बताओ, और कोई वीक एसिड लो एक, नीडेड नहीं, इसी को बढ़ाते जाना है, एसिडिक, फॉर्मिक, फिर आगे बढ़ रहा है। कोई और बताओ? और कोई बताओ, एक वीक एसिड बताओ ना कोई। HCN, HCN अगर वीक एसिड है उसका सॉल्ट लो, H निकालो, उसकी जगह पे KCN, ठीक है। बोरिक एसिड भी ले सकते हैं, बट आप लो HF, HF को क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग बोला था कि वीक बोला था? वीक। अब इसका सॉल्ट लो, KF, है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल अपने पास इसके हो सकते हैं। अब इधर के बनाओ, अब इधर के बनाओ। एक वीक बेस NH4OH प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड NH4Cl। और बताओ, ZnOH ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnSO4, है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड, और बताओ CuSO4, CuCl, Cu कॉपर नाइट्रेट, कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लगा सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल बन रहे हैं। एक कैडमियम वाला भी ले लो, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैडमियम कुछ भी ले लो, सल्फेट क्लोराइड लो, सल्फेट लो, नाइट्रेट लो, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं एसिडिक और बेसिक के। अच्छा, HNO3 कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? HNO3 स्ट्रॉन्ग है, HNO2 वीक है। तो बनाओ ना फिर HNO2 का, HNO2 प्लस NaNO2, ठीक है। के भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये सारे बन जाएंगे किसके एग्जांपल? एसिडिक बफर एज वेल एज बेसिक बफर, ठीक है। बट ये सारे कैसे एग्जांपल है? ये सारे बफर कैसे? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। बस आपको ये देखना है सॉल्यूशन में ये है क्या। अगर ये है तो डायरेक्ट बोल दो ये तो बफर है, क्योंकि ये डायरेक्टली दिख रहा है, ये तो बफर ही है। बट इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर है, क्वेश्चन इसी भी ज्यादा आने वाले हैं। डायरेक्ट बफर दिख ही नहीं रहा है, पता कैसे चलेगा इनडायरेक्ट बफर? कैसे फाइंड करते इनडायरेक्ट बफर को, ठीक है ना। तो ये ऐसे बफर होते हैं जो डायरेक्टली दिखते नहीं, अपने को बफर है। क्या बोला था? थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, रिएक्शन बनानी पड़ती है, तब जाके पता चलता है ये इनडायरेक्ट बफर होते हैं। और यही पूछते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा इन्हीं को पूछा जाता है इनडायरेक्ट बफर। तो ये इनडायरेक्ट बफर अपन कल देखेंगे कि कैसा होता है। बस मुझे इसका एक फॉर्मूला बता दो, पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दो बफर का, एक एसिडिक का और एक बेसिक का है, फिर अपन रुक जाएंगे आज के लिए। पीएच ऑफ एसिडिक बफर किसने दिया था? कौन सा सन? विलियमसन, यस, एंडरसन। हेंडरसन इक्वेशन है, हेंडरसन इक्वेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन।
पीएच है pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन बाय एसिड। एसिड पीएच नीचे में आएगा। अब इसकी रिस्पेक्ट में इसका बनाओ POH। यहां पर गड़बड़ होती है, याद रखना, इसमें पीएच नहीं है, POH है। बेसिक में क्या बनेगा, pKb प्लस log टू द बेस 10 कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस। तो हमने बफर को क्लासिफाई कैसे किया था? बफर पहले तो बोला सिंपल होता है, सिंपल बफर एक ही होता है, कौन सा, वीक एसिड वीक फेज, और उसका पीएच हमने देख लिया था। दूसरा कौन सा होता है, मिक्स्ड। मिक्स में डायरेक्ट, डायरेक्ट में एसिडिक और बेसिक, दोनों के एग्जांपल ले लिए। अभी भी कहां पे अटक गए हैं, इनडायरेक्ट बफर कैसे होगा, कैसे फाइंड करेंगे इनडायरेक्ट बफर है, फिर उसका पीएच कैसे निकलेगा, इन सब चीजों को देखने के लिए देखते रहिए बफर तक। बफर जोन आने वाला है, कल डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना। डायरेक्ट दिखता नहीं है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, रिएक्शन बनानी पड़ती है, फिर समझ में आता है कि ये तो बफर था। यस, तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स कि क्या होती है ट्रिक इनडायरेक्ट बफर की, वो सब चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज जाके इसको अच्छे से पढ़ के आओ, कल एकदम मॉर्निंग में बढ़िया बनने वाला है बफर। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।